एक ब्लैक टीनेजर को 3 मई 1946 में इस धरती पर उसके अंतिम पलों के लिए तैयार किया गया। लुइसियाना की इलेक्ट्रिक चेयर ग्रूसम गर्टी पर उसे मौत की सजा दी जाने वाली थी। उसने अपनी आंखें और मुट्ठियां बंद की और उस पल का इंतजार किया जब चेयर का स्विच ऑन किया जाने वाला था। पर तभी चमत्कार हुआ और वो जिंदा बच गया। लेकिन ये बात तो उसे ही पता थी कि अब उसके सामने एक बहुत बड़ी कोर्ट की लड़ाई आने वाली थी। हेलो एवरीवन, कैसे सबके सब। तो चलो शुरुआत करते हैं इस बच्चे की कहानी की जिसे 2 बार मौत की सजा दी गई। विली फ्रांसिस पर एक पॉपुलर फार्मासिस्ट एंड्रयू थॉमस की मौत का चार्ज लगाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। 3 मई 1946 को 17 साल के फ्रांसिस को ग्रूसम गर्टी से बांधा गया और स्विच ऑन किया गया। लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। असल में तो स्विच ऑन करने के कुछ देर बाद ही फ्रांसिस को मर जाना चाहिए था, लेकिन वो तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गया और झटके मारने लग गया। वहाँ काफी लोग इकट्ठा हो गए और वो समझ गए कि चेयर में कुछ तो गड़बड़ थी। फ्रांसिस स्विच ऑफ करने के लिए चिल्ला रहा था। वो कह रहा था कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन तभी चेयर को इंस्टॉल करने वाले कैप्टन एफी फॉस्टर उस पर चिल्लाकर बोले कि वो लोग भी यही चाहते हैं कि उसकी सांसें बंद हो जाए। लेकिन जब 5 से 10 मिनट बीत गए और वो नहीं मरा तो उन लोगों ने उसे वहाँ से हटा दिया। और तभी फॉस्टर उससे कहने लगा कि इस बार तो वो बच गया, लेकिन अगली बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। फ्रांसिस के जिंदा बचने की खबर पूरे लुइसियाना में फैल गई। हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या फ्रांसिस को वापस से मौत की सजा दी जाएगी। और फिर इन खबरों ने लोगों का ध्यान लुइसियाना के कोर्ट्स में अफ्रीकन अमेरिकन पर हो रहे अन्याय पर भी शिफ्ट कर दिया, क्योंकि असल में तो उन लोगों के पास भी लीगल राइट्स थे जिन्हें कोर्ट्स हमेशा इग्नोर किया करती थी। फ्रांसिस ने रिपोर्टर्स को बताया कि चेयर पर बैठने के बाद शरीर में भयानक सा करंट दौड़ने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे शरीर में हजारों पिन से एक साथ घुसाई जा रही हूँ। फ्रांसिस का कहना था कि अगर कुछ देर के लिए और चेयर को ऑन रखा जाता तो शायद वो चेयर से उछलकर बाहर आ जाता। कई लोगों ने इस घटना को एक्ट ऑफ गॉड का नाम दिया, लेकिन वहीं फ्रांसिस का कहना था कि ये सब भगवान के कारण नहीं, लेकिन उन लोगों के कारण हुआ था जिन्होंने चेयर को इंस्टॉल किया था। बेसिकली ग्रूसम गर्टी एक पोर्टेबल चेयर थी जिसे लुइसियाना में मौत की सजा देने के लिए एक जेल से दूसरी जेल ले जाया जाता था। फ्रांसिस के लिए इस चेयर को कैप्टन फॉस्टर और उसके साथी विंसेंट वेनेसिया ने सेटअप किया था। लेकिन इस दौरान वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थे, जिस वजह से चेयर के कनेक्शन सही से नहीं हुए और उसने उनका काम नहीं किया। सिर्फ 3 हफ्ते बाद फ्रांसिस को वापस से कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहाँ पर ग्रैंड जूरी सिर्फ और सिर्फ वाइट अमेरिकन की थी। और जो वकील कोर्ट की तरफ से फ्रांसिस को अपॉइंट किया गया उसने उसके लिए कोई ओपनिंग स्टेटमेंट ही नहीं लिया, ना ही उसके फेवर में कोई भी आर्ग्यूमेंट पेश किया। और तो और उसके खिलाफ बोल रहे विटनेसेस को भी उसने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, ना ही किसी भी एविडेंस को क्रॉस एग्जामाइन किया, जबकि वो सब बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे। फ्रांसिस के पिता फ्रेडरिक समझ चुके थे कि इस तरीके से तो उनकी हाथ पक्का है, और इसी वजह से वो अपने बेटे के लिए दूसरा वकील हायर करने निकल गए। और फिर जब कोर्ट फ्रांसिस को वापस से मौत की सज़ा देने को तैयार था, तभी फ्रेडरिक ने बर्ट्रैंड डिब्लैंक को हायर किया। डिब्लैंक थॉमस का काफ़ी अच्छा दोस्त था, और ऐसा नहीं है कि वो फ्रांसिस को इनोसेंट मानता था, पर उसका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को 2 बार चेयर पर बिठाना, उसे तड़पाना पर मौत न देना, ये कोई इंसाफ नहीं है। फिर 8th अमेंडमेंट का उल्लंघन भी है। और फिर 5th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। डिब्लैंक का मानना था कि ये दाग अमेरिका पर हमेशा के लिए रह जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहता। फिर जब डिब्लैंक ने इस केस पर काम करना शुरू किया तो उसके सामने पूरी कहानी आई। और तब उसे पता चला कि फ्रांसिस तो गुनहगार था ही नहीं। इस सब की शुरुआत हुई थी नवंबर 1944 में, जब एंड्रयू थॉमस की उसी की बेडरूम में किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसका घर लॉस एंजलिस के सेंट मार्टिन्सविल में था, जो कि फ्रांसिस का भी होम टाउन था। और एक वक्त फ्रांसिस उसके लिए काम भी किया करता था। जब 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा, तो मार्टिन्सविल के शेरिफ ने पुलिस चीफ को ऑर्डर्स दिए कि वो लोग किसी को भी अरेस्ट करके उस पर थॉमस के मर्डर का चार्ज लगा दें, ताकि इस केस को यहीं बंद किया जा सके। फिर जब कुछ हफ्तों बाद फ्रांसिस अपनी बहन से मिलने पोर्ट आर्थर गया, तो पुलिस ने उस पर ड्रग डीलिंग का चार्ज लगाकर उसे अरेस्ट कर लिया। फिर जब वो लोग उसे ड्रग डीलिंग से कनेक्ट नहीं कर पाए, तो उन लोगों ने उससे थॉमस के मर्डर के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पुलिस के क्लेम्स थे कि उन लोगों को उसके पास से थॉमस का वॉलेट और आइडेंटिफिकेशन कार्ड प्राप्त हुए थे। अगले कुछ मिनटों में ही उन्होंने ज़बरदस्ती फ्रांसिस का कन्फेशन लिया और उसके पेपर्स पर साइन करवाए, जिन पर लिखा था कि थॉमस का मर्डर उसी ने किया। और फिर अगले दिन उसका एक और कन्फेशन लिया गया और इसी के साथ उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। पुलिस का कहना था कि उन्होंने फ्रांसिस के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन वीडियो फुटेज में ये बात साफ साफ दिखाई दे रही थी
कि जो बातें फ्रांसिस बोल रहा था वो सब उसे कोई ना कोई ऑफिशियल ही डिक्टेट कर रहा था। पुलिस का कहना था कि फ्रांसिस ने डेप्यूटी की गन चुरा ली और उसी गन से उसने थॉमस की हत्या कर दी। पर असल में तो डेप्यूटी ने अपनी गन के खो जाने की रिपोर्ट 2 महीनों पहले लिखवाई थी और फिर उस गन की बुलेट्स तो उससे मैच भी नहीं करती थी जो कि थॉमस पर चलाई गई थी। पुलिस ने बताया कि उन लोगों को फ्रांसिस के पास से वो गन बरामद हुई, लेकिन उन लोगों ने गन पर उसके फिंगरप्रिंट्स एग्जामाइन नहीं किए। फिर जब कोर्ट ने पुलिस को वो गन और थॉमस पर चलाई गई बुलेट्स को FBI को सौंप देने को कहा ताकि वो लोग उसका फर्दर एग्जामिनेशन कर सके, तो पुलिस ने कहा कि वो चीज़ें अब खो चुकी हैं। असल में तो एगन डेप्यूटी को इस मर्डर से जोड़ रही थी। इस बात के चांसेस काफ़ी आई हैं कि उसी ने थॉमस की जान ली, क्योंकि उसे शक था कि उसकी बीवी के साथ थॉमस का अफेयर चल रहा हो। इसी वजह से उसने थॉमस को जान से मारने की धमकी भी दी थी। और फिर जिस रात थॉमस को मारा गया उसी रात उसके पड़ोसी ने गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद उसके घर के सामने से एक कार को जाता हुआ देखा। तो इस बात के चांसेस तो काफ़ी कम है कि उस कार में फ्रांसिस था, क्योंकि ना तो वो कार अफोर्ड कर सकता है और ना ही उसे चला सकता है। और फिर बॉडी एग्जामाइन करने वाले कोरोनर का भी यही कहना था कि जिस भी व्यक्ति ने गोलियां चलाई वो कोई प्रोफेशनल ही था। डिवलांग समझ चुका था कि उसके सामने काफ़ी बड़ी लड़ाई है, क्योंकि हर ऑफिशियल फ्रांसिस की मौत ही चाहता है। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और अपने सारे एविडेंसेस उन लोगों के सामने रखे, लेकिन अंत में ग्रैंड ज्यूरी के 5-4 के वोटिंग डिसीजन के साथ फ्रांसिस को उसके 18वें जन्मदिन के अगले दिन ही चेयर पर वापस बिठाए जाने के ऑर्डर्स दिए गए। ग्रैंड ज्यूरी के जस्टिस फीलिक्स ने फ्रांसिस की सज़ा कम करने की मांग की, लेकिन वो असफल रहे। पर जब डिब्लांग को पता चला कि पिछली बार चेयर के इंस्टॉलेशन के दौरान दोनों एग्जीक्यूटर्स ही ड्रंक थे, तो उसका कहना था कि वो इस केस को अभी और लड़ेगा, वो वापस से सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। लेकिन फ्रांसिस ने एक कोर्ट ट्रायल के लिए इनकार कर दिया। उसने डिब्लांग को कहा कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो और निराशा नहीं झेल सकता और वो मरने को तैयार है। अपने पहले एग्जीक्यूशन के लगभग 1 साल बाद ही फ्रांसिस को वापस से चेयर पर बिठाया गया। उससे उसके आखिरी अल्फाज पूछे गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और फिर अगले 5 मिनट बाद ही उसे मुर्दा करार दिया गया। तो यार इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशंस आज खत्म हो चुके हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ऐसे वीडियोस और देखने तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।